जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूएसपीएस क्लासेस में। यूएसपीएस क्लासेस जो है एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप घर पे बैठ के रिवीजन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की तैयारी या किसी भी बोर्ड में अदरवाइज जब पढ़ाई करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी की बेहतर ढंग से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावे भी हमारे चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स आएंगे आगे फ्यूचर में, बहुत जल्दी आने वाले हैं, जो आपको बायोलॉजी के भी क्लास लेंगे। इसके बाद हिंदी, संस्कृत, सबके क्लास अलग अलग यहाँ से आपको मिलेगा। अगर आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं, कहीं भी अदरवाइज आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते करते आप वहाँ से पढ़ाई करते हैं, रात को आते हैं घर पे और घर पे आके 1 घंटे यूएसपीएस क्लासेस के माध्यम से आप रिवीजन करते हैं, तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम इतना बेहतर जाएगा, इतना बेहतर जाएगा कि आप स्वयं कहेंगे कि मैंने इस चैनल पे पढ़ के बहुत अच्छा किया। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे चैनल से अगर साइंस की पढ़ाई करते हैं और मैथ की पढ़ाई करते हैं, जब भी एग्जाम में जाएंगे तो आपकी कोई भी क्वेश्चंस जो होंगे ना साइंस और मैथ का, आपको छूटने वाला नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे कम समय में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको देंगे, सारी की सारी जानकारी आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। मैं 10th क्लास का यहाँ पे सबसे पहले आज के क्लासेस में आपको रिवीजन कराने जा रहा हूँ, वो है दोस्तों केमिस्ट्री। 9th 10th यानी 9th और स्पेशली 9th 10th के लिए यहाँ पे अभी वीडियो शूट किए, वीडियो बनेंगे जिससे रिवीजन आपका होगा। उसके बाद से बहुत जल्दी से हमारे चैनल पे 11th 12th के भी क्लासेस आएंगे रिवीजन के तौर पे। जो घर बैठे जो भी पढ़ाई करते हैं, आप थोड़ा सा रिवीजन करें और जहाँ भी आपको दिक्कत लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन है, तो यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ से आपको वो सारी के सारे डाउट, सारे के सारे जितनी भी आपको जटिल लगती है ना चीज़ें, वो एकदम आसान भाषा में आपको लगेगी। बहुत ही ईजी और आसान शब्दों में आपको वहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ आज के क्लासेस में। वो है क्लास 10th का स्पेशली BSEB पटना। अभी नई चैनल है, नई शुरुआत है मेरी, आप लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें और पहले पढ़ें, पहले ध्यान से इसको पढ़ें और देखें कि लगे कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है, तो औरों को भी इससे लाभ पहुँचाए और इस चैनल को बहुत बड़ा बनाने में मदद करें। क्लास 10th BSEB पटना, क्लास 10th का सबसे पहला जो केमिस्ट्री का हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है बाबू? वो है चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको बाबू अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये बाबू क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला टॉपिक आपको मैं रिवीजन कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब बाबू सबसे पहली चीज आती है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, तो मैं बाबू आपको बता रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं अथवा कोई पदार्थ टूटता है और टूटकर या मिलकर पदार्थ आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है जिसमें बिल्कुल एक नया पदार्थ बनता है और उस पदार्थ का जो गुण होता है पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैं डिफिनेशन लिखूंगा नहीं, मैं जो बोलूंगा उसे सुने और उसे लिखें। मैंने क्या बताया आपको? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब पदार्थ आपस में मिले या कोई पदार्थ टूटे और नए पदार्थ का निर्माण हो,
जिस पदार्थ का गुण पुराने पदार्थ से बिल्कुल क्या हो, अलग हो, भिन्न हो, तो उस तरह की प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस तरह की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जरा हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं मेरे बाबू। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपको दूध दे दे बाबू, और बोले, अभी हम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, एकदम लोकल वाला एग्जाम्पल, देहात वाला एग्जाम्पल, गांव वाला एग्जाम्पल, जो आपको बिल्कुल समझ में आवे। अभी हम सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, फेरस क्लोराइड, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे जो केमिस्ट्री की भाषाएं में होती हैं। पहले हम वो एग्जाम्पल लेंगे जो आपको सीधे समझ में आवे। जैसे हमने कहा बाबू, आपको हमने दूध दिया, और दूध में यदि आप डाल देते हैं सिट्रिक एसिड, बाबू दूध में यदि आप डाल देते हैं सिट्रिक एसिड, तो बाबू इससे क्या बन जाता है, तो एक चीज बनता है जिसे आप लोग बड़ी चाव से खाते हैं, जिसका नाम है पनीर, या इसे कह दीजिए आप खोआ, है ना। ये देहात वाला एग्जाम्पल है कि दूध एक पदार्थ है, इसमें हम एक पदार्थ मिलाते हैं सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड दिमाग में काम नहीं कर रहा है ना कि सिट्रिक एसिड क्या है, अभी आपको समझ में आएगा बाबू। सिट्रिक एसिड बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है सिट्रिक एसिड, तो नींबू का रस। अभी आगे का जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे एसिड, बेस एंड साल्ट, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एसिड क्या होता है। बाबू एसिड का मतलब हिंदी होता है इसका अम्ल। अम्ल क्या, तो जो भी खट्टा चीज है ना बाबू, धरती पे जो जो खट्टे खट्टे पदार्थ हैं उसे अब अम्ल कहते हैं। उसमें जो खट्टापन पाया जाता है वो सब क्या है, एसिड है। वो जो पदार्थ है जो उसको खट्टा बनाता है उसे एसिड कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अभी जो अम्ल है बाबू, अलग अलग खट्टापन होता है। नींबू का खट्टापन अलग होता है, आम का खट्टापन अलग होता है, दही का खट्टापन नींबू का खट्टापन क्या सेम होता है, नहीं। तो इसलिए कहा गया कि दही में अलग अम्ल है, नींबू में अलग अम्ल है। इमली खाएंगे तो उसका खट्टापन अलग लगेगा, तो उसमें अलग अम्ल है। इन सभी अम्लों का नाम रखा गया। वैसे ही नींबू का जो खट्टापन होता है उस एसिड को हमने क्या नाम रखा है, सिट्रिक एसिड। और जैसे ही सिट्रिक एसिड किस में डालते हैं बाबू, दूध में, तो एक नया पदार्थ बन जाता है जिसका नाम क्या है, पनीर। ये तो देहाती एग्जाम्पल हो गया ना। इसके अलावा और सारे एग्जाम्पल। इसमें क्या देखे बाबू कि दूध में एक पदार्थ मिला, तो यहाँ पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या कर दिए, निर्माण कर दिए। तो इस तरह की प्रक्रिया हो गया रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहते हैं बाबू, रासायनिक अभिक्रिया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, बाबू, तो उस एग्जाम्पल में जरा देखिएगा। यही दूध अगर आपको हम दे दें, तो आपने देखा होगा कि दूध में जैसे हम थोड़ा सा दही का मात्रा डाल दें, तो दही में एक एसिड पाया जाता है जिसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है, इसमें एक कीटाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। बाबू इसी कीटाणु के कारण दूध जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, दही में। तो बाबू दूध लैक्टिक एसिड से मिलता है जिसमें लैक्टोबैसिलस कीटाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया दूध को किस में कन्वर्ट कर दिया, दही में। तो दो पदार्थों के मिलने से हमने क्या देखा बाबू, दो पदार्थों के मिलने से एक नया पदार्थ दही बन गया। तो इस तरह की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं बाबू, रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब भी पदार्थ मिले या मिलके एक नए पदार्थ का निर्माण करे, एक भी कर सकता है, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। और बात एक ध्यान में रखिएगा, पदार्थ एक नहीं मिलता है, कम से कम दो पदार्थ मिले, या कोई पदार्थ टूटे तो एक से अधिक पदार्थ, दो भी मिले, दो से ज़्यादा भी पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाए, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। या कोई पदार्थ टूटता है बाबू और टूट के कोई नया पदार्थ बनाता है, तो उसे भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको टूटने वाला देते हैं बाबू, जिसमें आपने देखा होगा संगमरमर का पत्थर होता है। संगमरमर को हम चूना पत्थर भी कहते हैं बाबू, चूना पत्थर। अभी इसको केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या कहते हैं बाबू, तो इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
अब जब हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे बाबू, तो अगर इसको हम अगर केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ाएं, तो अगर हमको बनाना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम कहते हैं कि बाबू पदार्थ मिले या टूटे तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक प्रक्रिया। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है बाबू, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है बाबू, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ बनता है एक और गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। बाबू क्या नाम है, दूसरा चीज गैस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक पदार्थ बड़ा सा टूटा और दो नए पदार्थों का निर्माण कर दिया, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इसी को बाबू हम अगर देहात की भाषा में समझे या अपने सिंपल लैंग्वेज की भाषा में समझे, तो बाबू चूना पत्थर जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या हुआ बाबू, संगमरमर का जो पत्थर होता है जिसे चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है, इसको जब हम गर्म करते हैं ना बाबू, तो गर्म करने के बाद कोई भी चीज़ टूटता है, गलता है, पिघलता है, बिखरता है, तो चूना पत्थर को गर्म करने से बाबू दो नए पदार्थ बनते हैं, एक का नाम है चूना और एक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमने क्या कहा बाबू, संगमरमर के पत्थर को गर्म किए तो दो नए पदार्थ बने, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को हम कौन सा प्रक्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब आ जाइए सिंपल भाषा में, फिर से एक बार इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है पदार्थों के मिलने से अथवा किसी पदार्थ के टूटने से जब नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक नए पदार्थ का जब निर्माण हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आपने देखा होगा पौधों के अंदर भी, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, पेड़ पौधे जो होते हैं बाबू, तो पेड़ पौधों को आपने देखा होगा वो एक प्रक्रिया करते हैं जिसके कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो बाबू प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक्स रिएक्शन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसे हम आगे आपको बताएंगे। तो आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे जो होते हैं कुछ पदार्थ मिलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और इसके साथ साथ इसमें जो है क्लोरोफिल के माध्यम से ये दो पदार्थ मिलाता है, और पौधे दो पदार्थ मिला के कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और इसे मिला के अपने लिए एक भोजन तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ना ही जल है, इसके से एकदम भिन्न गुण वाला एक नया पदार्थ बना ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनता है बाबू, और साथ में फिर कुछ जल की मात्राएं भी इसमें बनती है बाबू। तो आपने क्या देखा कि दो पदार्थ से तीन नए पदार्थों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो यहाँ पदार्थों के मिलने से नए पदार्थों का क्या हो रहा है बाबू, निर्माण हो रहा है। फिर से देखिए पौधे क्या करते हैं, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को आपस में मिलाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनको मिलाने के लिए उन्हें सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, साथ में उन्हें क्लोरोफिल की भी मदद लेनी पड़ती है। मैं इसको आगे डील करूंगा। लेकिन आपने क्या देखा बाबू कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल दो चीजें मिले और तीन नए पदार्थ बने हैं। तीन, एक जो कि जल ही है, नए पदार्थ नहीं, लेकिन दो नए पदार्थों का निर्माण हुआ है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो पदार्थ के मिलने से नए पदार्थ बना, तो पदार्थों के मिलने से नए पदार्थ बन गए, तो इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। मेरे बाबू, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर नहीं है तो फिर से पीछे जाकर देखिए एक बार और ध्यान से समझ जाइए एक बार में। अब ये आपको क्लास में ही याद हो गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो फिर से एक बार दोहराइए मेरे साथ। पदार्थों के मिलने से अथवा पदार्थों के टूटने से जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए, जब भी अब एक चीज और आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत ही बार बार पूछा है इसको कि रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं को लिखा जाए। रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं को लिखें। बाबू, रासायनिक अभिक्रिया के क्या लिखनी है बाबू, विशेषताएं। अब आपको ये बताते हैं सिंपल भाषा में, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी, ये जो विशेषताएं होती हैं, जरूरी नहीं कि हर अभिक्रिया में हो। हर अभिक्रिया की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जब वो अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब बाबू पदार्थ मिले अथवा टूटे तो नए पदार्थ होते हैं। जब भी नए पदार्थ बनते हैं तो उसमें कुछ घटनाएं घटित होती हैं, कुछ विशेषताएं उसकी होती हैं। जैसे आपने गाँव में देखा होगा कि जैसे चूना में हम हल्दी डालते हैं तो चूना वाइट होता है,
हल्दी पीला होता है, लेकिन दोनों के मिलने से उनका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो आपने क्या देखा? ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ का कलर चेंज हो गया। एक ये विशेषता हो गई अभिक्रिया की कि पदार्थों के रंग बदल जाते हैं। तो ये कब हुआ? जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तब हुआ। तो ये किसकी विशेषता हुई? तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया ने पदार्थ का क्या चेंज कर दिया? कलर चेंज कर दिया। अगर ये केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होता तो कलर चेंज नहीं होता। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता क्या होगी बाबू? कि रंग परिवर्तन हो जाता है। रंग परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसके पहले क्या लिखिएगा? या ऐसे मत लिख दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं से रंग परिवर्तन हो जाता है। सभी रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपने घरों पे देखा होगा कि हम चूना में बाबू पानी डालते हैं तो काफी गर्मी निकलता है बाबू, गर्म हो जाता है, वो उष्मा निकलता है, उसमें से खदकने लगता है। ऐसा होता है। तो इस अभिक्रिया में आपने देखा कि जब चूना में पानी डाला तो चूना का रंग तो व्हाइट ही रहता है। हम खरीद के लाते भी तो वो भी व्हाइट रहता है, और पानी डालते हैं सूख जाता है फिर भी व्हाइट रहता है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि यहाँ कलर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे दूसरी ही विशेषता हो गई। इस अभिक्रिया में क्या विशेषता है? इसमें ऊष्मा निकल रहा है। अपने आप अभिक्रिया में क्या निकल रही है? ऊष्मा। तो हम ये कहेंगे बाबू कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, सबके पहले लिखना कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है बाबू? रंग बदल जाता है, यानी रंग परिवर्तित हो जाता है, रंग का परिवर्तन हो जाता है। फिर लिखिएगा कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा बनता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? ऊष्मा बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की हमको आपको कितनी विशेषता बता दिए बाबू? एक, कुछ अभिक्रियाओं के फलस्वरूप रंग बदल जाता है, और कुछ अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसको आपको कराना होगा तो बाहर से ऊष्मा लगानी पड़ती है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तब तो नई पदार्थ बनते हैं। अगर उसे गर्म करेंगे तो नहीं करेंगे तो क्या नया पदार्थ बनेगा? तो वहाँ पे गर्म करने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा लगानी पड़ी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को कराने के लिए बाहर से हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊष्मा, कुछ अभिक्रियाओं में बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लिखिएगा, ऊष्मा की आवश्यकता तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बाहर से ऊष्मा की क्या पड़ती है बाबू? आवश्यकता पड़ती है। एक और विशेषता आपने देखा होगा रासायनिक अभिक्रियाओं में, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो पदार्थ का अवस्था चेंज हो जाता है बाबू। जैसे आपने देखा होगा दूध में हमने कहा नींबू का रस डाला तो बाबू क्या बन गया? पनीर। दूध जो है द्रव पदार्थ है, नींबू भी है द्रव पदार्थ है, पनीर जो है वो ठोस पदार्थ है। और आपने क्या देखा बाबू? द्रव मिलकर किसका निर्माण कर दिए बाबू? ठोस का। द्रव मिलकर किसका निर्माण कर दिए? ठोस का। पदार्थ की मुख्यतः तीन, ऐसे पदार्थ की तो 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती है बाबू? पदार्थ की मुख्य रूप से एक अवस्था ठोस होता है, एक अवस्था द्रव होता है, और एक अवस्था क्या होता है? गैस होता है। पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आपने क्या देखा? द्रव से क्या बन गया? ठोस। तो यहाँ पदार्थ की अवस्था चेंज हो गई कि नहीं हो गई? द्रव से ठोस। तो इस अभिक्रिया, इस तो हम कह सकते हैं कि कुछ अभिक्रियाओं में रंग बदल जाता है, कुछ अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उस गर्म ऊष्मा निकलता है, कुछ अभिक्रियाओं में बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है बाबू, और कुछ अभिक्रियाओं में पदार्थ की अवस्था क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है बाबू? अवस्था परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कुछ अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाता है, या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा अवस्था वाला एक और आपको हम बताते हैं, जैसे एक एग्जांपल और आपको देते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस में हम ऑक्सीजन गैस मिला दें तो क्या बन जाता है? जल।
तो जल आपने देखा यह भी गैस अवस्था में है, यह भी गैसीय अवस्था में है, लेकिन दोनों के मिलने से जो बना जल वो कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे पदार्थ की अवस्था फिर बदल गई, गैस से क्या बन गया? द्रव बन गया। तो कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है बाबू? पदार्थ की अवस्था ही क्या होती है? बदल जाती है। इसके अलावा चौथा एक और एग्जाम्पल मैं आपको कुछ विशेषता बताऊं तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें विस्फोट होता है, जैसे न्यूक्लियर बम का नाम सुना होगा, परमाणु बम। तो परमाणु बम में भी एक उसको नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसके न्यूक्लियस में रिएक्शन होता है, नाभिक जब टूटता है तो उस अभिक्रिया में नए नए पदार्थों का निर्माण होता है और उसमें बहुत बड़ा विस्फोट होता है और आवाज भी उत्पन्न होता है। तो ये भी एक आप लिख सकते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में विस्फोट हो जाता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग 2 टॉपिक अभी क्लियर कर लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषताएं होती है। फिर से मैं एक बार गोटे बताता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब पदार्थों का मिलना या पदार्थों का टूटना, मिलने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा चीज, पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं में पहला विशेषता कि कुछ अभिक्रियाओं में पदार्थ के रंग बदल जाते हैं, कुछ अभिक्रियाओं में पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, कुछ अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है, कुछ अभिक्रियाओं में बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, कुछ अभिक्रिया में क्या होता है बाबू? विस्फोट हो जाता है। और यूं कहें तो एक और नई विशेषता हमको याद आ गई कि कुछ अभिक्रियाएं जब होती हैं तो गैसों का निर्माण होता है। क्या होता है बाबू? जैसे आपने सुना है ना प्रकाश संश्लेषण। आपने सुना है ना प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बनता है बाबू? ऑक्सीजन गैस। आपने सुना है ना हम लोग श्वसन करते हैं, तो श्वसन करते हैं तो लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते क्या है बाबू? CO2। तो हमारे अंदर कौन सा गैस बना? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों के अंदर जो दोनों गैस बनता है, पौधों के अंदर एक्चुअली दोनों गैस बनता है, लेकिन हमारे अंदर केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस बनता है, और जब उनमें अंदर श्वसन होता है तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो उनके अंदर दोनों गैस बनते हैं, लेकिन दिन वाला कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी खुद की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं? इसको भोजन बनाने में प्रयोग कर लेते हैं। पौधे 24 घंटा श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो उनके अंदर 24 घंटा कौन सा गैस बनता है? CO2। लेकिन केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या निकलता है? O2। तो O2 जब उनके अंदर निकलता है बाबू, तो क्या करते हैं? कुछ O2 जो O2 है वो क्या करते हैं? जब दिन में प्रकाश संश्लेषण से O2 निकलता है तो उस O2 में उनको श्वसन के लिए जितना चाहिए रख लेते हैं, बाकी वातावरण में छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग लेते हैं, हम लोग CO2 बनाते हैं। फिर उनको प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए, तो उनके अंदर जो श्वसन से CO2 बनता है उसका दिन में उपयोग करते हैं। अब बाहर से आवश्यकता पड़ती है तो हमसे भी ले लेते हैं CO2। लेकिन रात में क्या होता है? वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो उनको CO2 का उपयोग नहीं होता है। तो रात में केवल वो श्वसन की क्रिया करते हैं। अब ब्रह्मांड में कोई भी जीव श्वसन की क्रिया करता है तो लेता ऑक्सीजन है और छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वो कोई भी जीव हो। हमारे अंदर क्या होता है? हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं 24 घंटा। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो दिन में श्वसन भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो दिन में जो श्वसन करते हैं और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लेते हैं। और उनको और CO2 चाहिए तो हमारे वाला भी CO2 ले लेते हैं। लेकिन वो जिन में सब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसे वातावरण में रिलीज करते हैं। कुछ ऑक्सीजन अपने अंदर रख लेते हैं श्वसन के लिए, फिर वही ऑक्सीजन जो वातावरण में रिलीज करते हैं वो हम लोग लेते हैं। फिर रात में पेड़ पौधे क्या करते हैं? जो वातावरण में ऑक्सीजन रिलीज करके रखते हैं उसको श्वसन के लिए लेते हैं, क्योंकि रात में उनके अंदर श्वसन प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जिससे उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होने से O2 का निर्माण भी नहीं होता है, तो इसलिए वो बाहर से O2 ले लेते हैं। लेकिन रात में जो CO2 बनता है, श्वसन में तो CO2 बनता है ना, तो उसको क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण तो करना नहीं है, तो फिर वो रात में उसको क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो रात में इसलिए कहा जाता है पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो श्वसन से बनता है। दिन में क्यों नहीं करते हैं बाबू? क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण उनको खुद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, इसलिए उसको अंदर ही रख के प्रकाश संश्लेषण पत्तों में भेज के करा लेते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी लोग गाँव में देहातों में आपने देखा होगा, रात को सोते हैं पेड़ पौधे के नीचे तो उनका दम फूल जाता है और सांस लेने में दिक्कत होता है ना, तो कहते हैं कि हमको वहाँ पे भूत होती है, बुढ़वा उड़ुआ डाप दिया था। नहीं कहते हैं?
तो होता क्या है कि वहाँ के इन्वायरमेंट में CO2 आ जाता है। अब CO2 आ जाता है तो सांस लेंगे तो दम फूलेगा ही फूलेगा, तो उनको भूत थोड़े दाबता है, वो CO2 का इफेक्ट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अब हमें एक चीज पढ़नी है, वो है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बाद कि हम समीकरण पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले हमें दो टॉपिक क्लियर करनी है, जिसको हम कहते हैं, एक का नाम है रासायनिक संकेत, केमिकल सिंबल, और दूसरा टॉपिक आपको क्लियर करना है बाबू रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। अभी दो चीजें जब समझ में आपको आ जाएंगी तो फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो बाबू रासायनिक संकेत का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो ब्रह्मांड में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे तत्व क्या होता है? वैसे पदार्थ जिनका एक अपना क्वालिटी है और उसके जैसा दूसरा नहीं है। जैसे आपने लोहा देखा है, तो लोहा में एक नेचुरल क्वालिटी होता है। एक अल्मुनिया देखा है, तो क्या लोहे के जैसा अल्मुनियम है? नहीं, अल्मुनियम अलग है, लोहा उसका नेचर क्वालिटी अलग है और लोहे का क्वालिटी अलग। तो हमने ये दो पदार्थ हमें धरती पे बहुत सारे मिले, उनको हमने तत्व नाम देते गया। तो हमने क्या देखा कि ये तो एक का नाम हमने लोहा रख दिया, एक का नाम हमने एल्युमिनियम रख दिया। फिर हमें धरती खुदाई में एक पदार्थ मिला जो इन दोनों से अलग था, उसका हमने नाम तांबा रख दिया। इसी तरह से जिंक, सोडियम, एल्युमिनियम, तांबा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये नहीं है कि सब लोहे और तांबे की तरह ठोसी अवस्था में मिले। बहुत सारे ऐसे तत्व मिले जो गैसीय अवस्था में भी थे, बहुत सारे ऐसे तत्व मिले जो द्रव अवस्था में भी थे, जैसे पारा, मरकरी, तो ब्रोमीन, है ना बाबू। तो इन सब तत्वों में तत्वों को हमने खोजा है धरती में। तो धरती में खुदाई में बहुत सारे तत्व मिले हैं, सोडियम, लाइक लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, इस्पात, बहुत सारे तत्व मिले हैं। इन्हीं तत्वों के नाम हमने रखा है। जैसे कि आपको ना पता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी एक तत्व है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी तत्व है। आपने सोडियम का नाम सुना है, तो सोडियम भी एक तत्व है। लोहा, लोहा भी तत्व है जिसको हम आयरन कहते हैं, या जिंक, या आपके शरीर में है कैल्शियम। तो बाबू कैल्शियम, ये सब तत्व के नाम हैं। तो जब हम क्या करते हैं ना, साइंटिस्ट लोगों को प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी कामें कब तक करते रहेंगे, हर चीज़ का शॉर्टकट अपनाते हैं। दुनिया में हर कोई हर चीज़ का शॉर्टकट खोजता है। तो साइंटिस्टों ने क्या कि हमें बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ने, हमें बार बार लिखना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन, ये सब कब तक लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि बार बार इतना बड़ा बड़ा हाइड्रोजन कौन लिखेगा। तो उन्होंने कहा कि ये हाइड्रोजन जो है अंग्रेजी में ऐसे होता है। तो उन्होंने क्या किया कि इन सभी तत्वों के नाम पर एक एक अक्षर का या दो दो लेटर का उन्होंने छोटा रूप तैयार करना चालू कर दिया। जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने लिख दिया H, इसका पहला लेटर। ऑक्सीजन के लिए O, सोडियम के लिए Na, क्योंकि इसका लैटिन नाम नेट्रियम होता है, और नेट्रियम से दो शब्द लिया गया है, A, N और A। N क्यों नहीं रखा गया? सोडियम का तो अंग्रेजी ये था सोडियम, तो S क्यों नहीं लिखा गया जैसे हाइड्रोजन का H लिखा गया है? तो इसका रीजन है बाबू, S से ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने सल्फर का नाम रख दिया था। किसका? अब यहां पे सोडियम के लिए S लिख दें तो फिर प्रॉब्लम आ जाए ना, प्रॉब्लम ये हो जाएगा ना, मैं यहां दिख रहा था, प्रॉब्लम ये हो जाएगा ना बाबू कि S से सोडियम माने कि S से सल्फर माने। तो कहा गया कि चलिए इसका लैटिन नाम उठाते हैं, तो नाइट्रियम था बाबू। क्या था? नाइट्रियम। तो बाबू नाइट्रियम जो है अगर N रखते हैं, खाली क्या रखते हैं? N, तो उसमें क्या हो जाता है? N से नाइट्रोजन का कोई नाम रख दिया था, तो इसलिए दो शब्द लिया गया है Na, तो Na से हो गया नाइट्रियम। नाइट्रियम किसका संकेत है बाबू? सोडियम का संकेत है। तो हमने क्या किया, ओ तेरी, हाँ चलिए, तो नेट्रियम हमने नाम रख दिया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, किसी तत्व के पूरे नाम के स्थान पे
किसी तत्व के पूरे नाम के स्थान पे हम जो छोटा रूप लिखते हैं, संक्षिप्त रूप, उसी को हम कहते हैं रासायनिक संकेत। रासायनिक संकेत क्या है बाबू? तो किसी तत्व के पूरे नाम के स्थान पे जो संक्षिप्त रूप लिखा जाता है उसे रासायनिक संकेत कहा जाता है। किसी तत्व के पूरे नाम के जो स्थान पे जो छोटा रूप लिखा जाता है, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त छोटा नाम, उसी को हम रासायनिक संकेत कहते हैं। तो ये तत्व के जगह पे लिखा जाता है। किसके जगह पे? अब एक चीज होता है अणु। वो क्या होता है? जब दो ऑक्सीजन, जैसे ये सभी क्या परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, जब दो परमाणु इनके मिलते हैं तो बन जाते हैं अणु। परमाणु जोड़ परमाणु डॉट प्लस प्लस प्लस, जितने परमाणु जोड़ना चाहें आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो सभी परमाणुओं के मिलने से, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो चीज तैयार होता है, जो पदार्थ तैयार होता है, जो कण बनता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से उसे हम कहते हैं अणु। जैसे हमने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन परमाणु से मिला दिया तो ये बन जाएगा H2। तो दो हाइड्रोजन मिला ना, तो ये हो गया अणु। इसी तरह हमने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से मिला दिया तो O2, एक ऑक्सीजन को एक और ऑक्सीजन में एक और ऑक्सीजन मिला दिया तो ये हो गया O3। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। ये है हाइड्रोजन गैस। ये है ओजोन। तो आपने क्या देखा बाबू? ये सब अणु बन रहे हैं। तो ये अणु है। ये क्या है? अणु। ये क्या है? परमाणु। ये क्या है बाबू? परमाणु। तो क्या होता है बाबू? जब परमाणुओं के मिलने से जो कण बनता है उसे अणु कहते हैं। तो जब तत्व का जो संकेत लिखा जाता है वो एक परमाणु को बताता है, उस तत्व के एक परमाणु को दर्शाता है। और जब यही, तो इसको संकेत कहते हैं। और जब ये परमाणु मिलकर जो अणु बनाता है, और उस अणु के जगह पर जो हम छोटा रूप लिखते हैं, हालांकि ये है हाइड्रोजन गैस, तो इसको हिंदी में लिखते तो इतना बड़ा लिखते, तो इसके जगह पर हमने केवल क्या लिख दिया है? H2। ये है ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस अणु के रूप में है। किसके रूप में बाबू? अणु के रूप में। तो इस अणु के जगह पर हमने ये छोटा सा रूप लिखा है ना, तो ये हो गया सूत्र। ये क्या हो गया? सूत्र। जब अणु के स्थान पर जो छोटा रूप लिखा जाता है उसे सूत्र कहते हैं। इसी तरह से ये ओजोन का अणु है। ये किसका अणु है? ओजोन का। तो ओजोन का ये जो एक अणु है, इसमें ऑक्सीजन का कई गो परमाणु होता है? 3 गो। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु बाबू? 3। उसी तरह से ऑक्सीजन गैस के एक अणु में ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है बाबू? तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु होता है। हाइड्रोजन गैस के एक अणु में कितना परमाणु होता है हाइड्रोजन का? तो 2 परमाणु होता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन का कितना परमाणु? तो बाबू 3 परमाणु होता है। वैसे ही आपने क्या किया? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया तो ये बन जाता है जल। तो हाइड्रोजन अलग गैस है, ऑक्सीजन अलग परमाणु है, तो 2 अलग अलग परमाणु मिलेंगे तभी अणु बनेगा। तो इस तरह से अणु जो होता है बाबू 2 प्रकार का होता है। अगर एक जैसा तत्व मिलता है तो तात्विक अणु, और अलग अलग तत्व मिलता है तो उसे बोलते हैं यौगिक अणु। तो इसलिए अणु कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है तात्विक और एक होता है यौगिक। अब आपसे पूछते हैं, ये H2O जो जल का है, किसका है अणु? जल का अणु है बाबू। तो H2O कौन सा अणु है? तात्विक अणु है कि यौगिक अणु है? तो आप सीधे कहेंगे कि इसमें चूंकि अलग अलग तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसलिए यह यौगिक अणु है। एक जैसे तत्व हैं जैसे ओजोन में, तो ये तात्विक अणु है, ये भी तात्विक अणु है, ये भी तात्विक अणु है, Cl2 भी तात्विक अणु है। समझ में बाबू? क्योंकि Cl2 जो है क्लोरीन और क्लोरीन के मिलने से बनेगा, तो इसलिए कौन सा अणु है? ये तात्विक अणु है। लेकिन वही बोले NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन मिल रहा है, सोडियम और क्लोरीन मिल रहा है, तो इसलिए कौन सा अणु हो गया? ये हो गया यौगिक अणु। ठीक है बाबू? तो जो भी अणु है, ये जैसे सोडियम हमने लिखा और हमने क्लोरीन लिखा, तो इससे जो बन गया NaCl बन गया। तो ये तत्व का संकेत है, क्योंकि तत्व के जगह पर लिखा गया है। ये भी संकेत है, लेकिन यह अणु है, इसलिए इसको सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सूत्र। तो संकेत क्या होता है? तो किसी तत्व के जगह पर जो छोटा रूप लिखेंगे, जैसे लोहा के लिए Fe लिखेंगे, जिंक के लिए Zn लिखेंगे, कैल्शियम के लिए Ca, तो इसे संकेत कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बालक?
संकेत कहेंगे। तत्व के जगह पर जो छोटा रूप लिखा जाएगा वो संकेत, और किसी अणु के जगह पर जो छोटा रूप लिखा जाएगा उसे कहते हैं रासायनिक सूत्र। तो किसी अणु के स्थान पर जो संक्षिप्त रूप प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक संकेत और रासायनिक सूत्र में अंतर समझ में आ गया। और रासायनिक अणु जो होता है वो दो प्रकार का, एक तात्विक होता है और एक यौगिक। तात्विक में क्या होता है, एक ही तरह के तत्व मिलते हैं, और यौगिक में क्या होता है, अलग अलग तत्व मिलके तब ये अणु का निर्माण करते हैं। तो जल एक यौगिक अणु है, तो इसलिए इसे यौगिक कहा जाता है, इसे तात्विक अणु कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये दो चीजें कंप्लीट समझ में आ गया कि रासायनिक संकेत क्या होता है और रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब आते हैं हम रासायनिक समीकरण पे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। बाबू इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। बाबू ये क्या होता है रासायनिक समीकरण? तो जैसे हमने एक अभिक्रिया लिखा यहां पर, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये बना देता है जल। ऐसे मैंने एक और लिखा, सोडियम प्लस क्लोरीन एरोहेड, नमक क्लोरीन गैस के रूप में पाया जाता है। ऐसे मैंने लिख दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस एरोहेड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या देखा बाबू कि कार्बन गैस ऑक्सीजन गैस से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, एक नया पदार्थ बना, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोरीन गैस से मिलकर नमक बनाया, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन मिलकर ऑक्सीजन गैस से जल बनाया, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो जैसे तत्वों का संकेत लिखते हैं, अणु यानी यौगिक का हम सूत्र लिखते हैं, रासायनिक सूत्र, अभी दो क्लास बताया ना अभी आपको, वैसे ही अभिक्रिया का जो छोटा रूप लिखेंगे उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसमें करते क्या है, जैसे हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ H2 लिख दिया हमने, क्योंकि गैस को H2 रूप में लिखा जाता है। खाली H है तो ये हाइड्रोजन है, लेकिन H2 है तो हाइड्रोजन गैस है। O है तो ऑक्सीजन है, लेकिन O2 है तो ऑक्सीजन गैस है, और O3 है तो ओजोन है। अब समझेंगे, ऑक्सीजन गैस को हमने ऐसे लिख दिया तो बन गया जल, जल का सूत्र होता है H2O। अब मैं बताऊंगा आपको अभी कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या क्या याद होना चाहिए। और हाँ सर, यहाँ पे H2, यहाँ पे O2, यहाँ पे H2O क्यों लिखे, और यहाँ पे H2 गो रह गया, यहाँ पे ऑक्सीजन एगो कैसे हो गया। अभी बताऊंगा कि समीकरण कैसे लिखा जाता है या सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो सूत्र लिखने के नियम क्या हैं वो अभी आपको एक क्लास जब दूंगा ना, तो यकीन मानिए कभी भी केमिस्ट्री कोई भी पढ़िएगा ना तो कोई भी सूत्र इजीली लिख देंगे, कोई भी रिएक्शन इजीली लिख देंगे। रिएक्शन लिखने में, अभी की समीकरण लिखने में आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। थोड़ा सा देखिए तो सही, देखिए इधर। अब सोडियम के लिए हमने Na लिख दिया, क्लोरीन गैस के लिए हमने Cl2 लिख दिया, और इससे बन गया नमक का सूत्र होता है NaCl। क्यों होता है यह मैं आपको बताऊंगा। ये नमक का नाम होता है रासायनिक सोडियम क्लोराइड। बाबू हमार जरा देखेंगे इधर, आपने क्या देखा, ये समीकरण है, ये अभिक्रिया है, ये इसका समीकरण है, ये अभिक्रिया है बाबू, और ये इसका समीकरण है। यह क्या है बाबू, अभिक्रिया, और ये इसका क्या हो गया, समीकरण। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस का O2, एरोहेड कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो हमने क्या किया है कि किसी अभिक्रिया के यहाँ जो लिखा है ये कार्बन का संकेत है, ये ऑक्सीजन गैस का सूत्र है, यह भी सूत्र है, क्योंकि दो से ज़्यादा परमाणु हैं। यह एक परमाणु है तो संकेत है, ये एक से ज़्यादा है तो सूत्र है, यह भी सूत्र है, यह भी सूत्र है, यह भी सूत्र है, और यह भी क्या है बाबू, सूत्र है। तो हमने क्या देखा कि किसी अभिक्रिया में, यहाँ पे इस अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बना क्या, जल। यहाँ पे इस अभिक्रिया में सोडियम और क्लोरीन भाग लिया है तो बन गया सोडियम क्लोराइड यानी नमक। तो हमने क्या देखा कि किसी अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लिया है हम उसका क्या लिख रहे हैं, सूत्र, संकेत, संकेत, सूत्र, सूत्र। समीकरण में क्या लिख रहे हैं,
संकेत और सूत्र। तो किसी अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेता है उस पदार्थों को जब संकेतों में अथवा सूत्रों में लिख दिया जाता है तो उसको जो ढांचा बनता है ना बाबू, ये ढांचा बन गया ना, इसको हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये जो ढांचा बन गया बाबू, तो इसको हम क्या कहेंगे? समीकरण, सॉरी, रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लिया है उन पदार्थों को हमने क्या किया है? सूत्रों में और संकेतों में लिख दिया है। संकेतों और सूत्रों में लिख दिया जाता है बाबू, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण, ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। क्लियर? रासायनिक समीकरण समझ में आ गया कि हमने क्या किया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब उनके संकेतों और सूत्रों में लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में हमने संकेतों का प्रयोग किया और सूत्रों का प्रयोग किया। तो रासायनिक संकेत क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, ये बताया आपको। उसी आधार पर जब हम किसी अभिक्रिया को रासायनिक संकेत अथवा रासायनिक सूत्र में बदल देते हैं तब उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया, वही कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने गर्म किया तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यह अभिक्रिया हो गया बाबू। अब इस अभिक्रिया में हमने कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिख दिया और इसको गर्म करने के बाद गर्म का सिंबल है, हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया और प्लस हमने लिख दिया कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये जो ढांचा बन गया ना, ये इसको समीकरण कहते हैं। तो इसमें हमने क्या किया? सूत्रों में चेंज कर दिया। इसमें संकेत नहीं है, एक तत्व होता तो संकेत बोलते, तो रासायनिक अभिक्रिया को हमने सूत्रों में चेंज कर दिया या संकेतों में चेंज कर दिया, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इट इज क्लियर? अब बात आता है कि सूत्र जब हम लिखते हैं, संकेत तो सीधे ए ने पता है, लोहा का संकेत एफ ही पता है, क्लोरीन का Cl, कैल्शियम का Ca और ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, एल्युमिनियम का Al, ये सब तो पता है। लेकिन ये सब पता होते हुए भी हम सूत्र कैसे लिख सकते हैं? तो सूत्र लिखने के नियम क्या हैं, अब उसकी चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी सी क्लास के बाद। चलिए बाबू, आपको एक ऐसा रामबाण इलाज देने वाले हैं ना, क्या बताएं आपको, हमको खुद खुशी हो रहा है ये चीज़ बताते वक्त, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था ना, हमेशा इस बात का टेंशन में रहता था कि ये बनता कैसे, लिखते कैसे, ये इजीली। आपको 100 से ज़्यादा तत्व हैं, सबका माथा में प्रेशर दे देंगे कि कितना याद करोगे बाबू, कितना कितना आप याद करोगे। हम उतना ही चीज़ें लिखे हैं ना, और भी लिखेंगे 2-4 कि जिससे आपका क्या हो ना कि केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाए। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो उपयोग होते हैं बस उतना को ही लेके चलेंगे। जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, तो जो देखिए बाबू हमने इसमें क्या क्या लिखा अभी समझाते हैं। तो हाइड्रोजन के बाद कैल्शियम, देखो क्या है बाबू कि हमें ये चीज़ अगर याद रहा ना तो हम समीकरण इजीली लिख सकते हैं। अभी आपको लिख के भी दिखाएंगे कि समीकरण कैसे लिखा जाता है, कितने आसान तरीके हैं समीकरण लिखने के लिए, किसी भी समीकरण को इजीली आप लिख पाएंगे। चलिए बताते हैं। जो पहले नंबर पर लिखे हैं ना बाबू, ये नाम है। ये दूसरे नंबर पे जो हमने लिखा है वो जो है बाबू, दूसरे नंबर पे हमने जो लिखा है उसको हमने कट कर दिया। दूसरे नंबर पे जो हमने लिखा है वो है संकेत, और तीसरे नंबर पे जो हमने लिखा है वो है संयोजकता। ये जो है ये संयोजकता है। तीसरे नंबर पर हमने क्या लिखा है? संयोजकता। पहला नंबर पे क्या है? नाम, दूसरे नंबर पर संकेत, और तीसरे नंबर पर क्या है? संयोजकता। ये अगर 3 चीजें अगर आप याद रखें ना, जितना बोर्ड पे लिखे हैं बाबू, बहुत सारे तत्वों को हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी ज्यादा, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमने उसी का केवल लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या लिखा है? हाइड्रोजन, बेरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, क्लोरीन। तो बाबू हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो H। अब इस पे प्लस होता है कि माइनस, तो इसको भी साथ में याद रखना है। इस पे होता है प्लस,
बाबू बेरियम पे क्या होता है, बेरियम का Ba होता है, इस पे प्लस कई गो होता है, 2 गो। अब एक बात ये भी रखना याद कि जिस पे प्लस है वो धातु है और जिस पे माइनस है वो अधातु है। जो धातु होते हैं वो विद्युत का जो होते हैं सुचालक होते हैं, वो करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, उनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। जो अधातु है उनमें ये गुण नहीं पाया जाता है। बट आपको ये याद रखना है कि जिस पर प्लस है वो धातु, जिस पर माइनस है वो धातु। अब सोडियम हाइड्रोजन जो है वो अधातु है लेकिन उस पर प्लस है, तो वो क्यों प्लस है इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि वो वैलेंसी की बात है, उसके कक्ष की बात है, महत्तम कक्ष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर वो एक प्लस में आता है। प्लस क्यों लिखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। बेरियम पे 2 गो प्लस है, कार्बन जो होता है उसका संकेत जो होता है C होता है, उस पर 4 गो माइनस होता है, उसकी वैलेंसी हो गई 4, उसकी संयोजकता 4 होती है। नाइट्रोजन का जो होता है बाबू संकेत N होता है, उस पर एगो माइनस का एक होता है, 3 गो होता है, तो ये एक अधातु है और इसकी संयोजकता जो होता है वो 3 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है, संकेत O होता है, इस पर 2 ठो माइनस होता है, ये अधातु है। सोडियम की संयोजकता जो होता है बाबू क्या होता है, Na होता है, उस पर एगो प्लस होता है और इसकी संयोजकता 1 होती है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, सिलिकॉन का 4 होता है, फास्फोरस का संयोजकता 3 होता है, सल्फर का 2 होता है, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, पोटेशियम की संयोजकता बाबू पोटेशियम का संयोजकता भी 1 होता है, कैल्शियम की संयोजकता 2 होता है। तो इसी तरह से कुछ और है, जैसे एक जिंक है बाबू, जिंक, तो जिंक की जो संयोजकता होता है बाबू संकेत होता है Zn, इस पे प्लस होता है 2 ठो, इसकी संयोजकता 2 होता है। इसी तरह से कॉपर, कॉपर का जो होता है वो Cu होता है बाबू, इस पर 1 गो भी प्लस होता है और 2 गो भी प्लस होता है, यानी इसकी संयोजकता 1 भी होता है और इसकी संयोजकता 2 भी होता है। इस आधार पर से क्यूप्रस और क्यूप्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, एक में अस लगता है एक में इक लगता है, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। उसी तरह से आपका लोहा जिसको हम आयरन कहते हैं, तो बाबू इसकी जो संकेत होता है वो Fe होता है, इस पे +2 भी होता है और +3 भी होता है, अर्थात इसका संयोजकता 2 भी होता है और इसकी संयोजकता 3 भी होती है। कॉपर के बाद बाबू आप एक चीज़ और याद रखिएगा, कॉपर का हो गया Cu, जिंक, इस तरह से जो भी आगे आपको आवश्यकताएं पड़ेंगी मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन इतना से लगभग आपका काम चल जाएगा। 10th तो एकदम मजे में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें हैं जिसको सूत्र के नाम से जानाता है, यौगिक, वो अणु है, तत्व नहीं है बाबू, क्या है, अणु। तो उस अणु का यहाँ पे हम संकेत देखेंगे या कि सूत्र, तो उसका हो जाएगा सूत्र और यहाँ पे उसकी हम देख देंगे संयोजकता। ये भी बहुत जरूरी है जब आपको काम करेगा। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम नहीं, कार्बोनेट बाबू, कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है CO3, इस पे 2 गो माइनस होता है तो इसकी संयोजकता हो जाएगा 2। एक होता है बाइकार्बोनेट, अब याद रखिएगा बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका होता है HCO3 और इस पर 1 गो माइनस होता है तो इसलिए इसकी संयोजकता हो जाता है 1। HCO3 को पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट, HCO3 को क्या पढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से एक होता है सल्फेट, तो सल्फेट का होता है SO4, इस पे 2 ठो माइनस होता है, इसकी संयोजकता जो हो जाएगा वो 2 गो हो जाएगा। इस तरह से इसको एक होता है बाइसल्फेट, तो बाइसल्फेट का मतलब हो गया HSO4, इस पर 1 गो माइनस आ जाता है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाता है। और याद रखिएगा बाइसल्फेट को हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट का होता है NO3, इस पे 1 गो माइनस होता है, इसकी संयोजकता हो जाएगा 1। एक होता है आपका, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी होगी बाबू जो आपके काम में आएगा, वो है क्लोराइड। और क्लोराइड का जो लिखा जाता है वो Cl होता है, क्लोराइड Cl को कहते हैं। इस तरह से जब भी कहीं ऑक्साइड लिखा हो तो ऑक्साइड का मतलब हो जाता है आपका O लिखा जाता है बगल में। जब भी आपका हाइड्रेट लिखा हो तो उसका मतलब हो गया H2O लिखा गया है। क्या लिखा गया बगल में, H2O। अब इतनी चीज़ें अगर आप याद रखे हैं ना बाबू, यकीन मानिए आपका ये जो 10th क्लास का केमिस्ट्री होगा ना, इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि मैंने आप कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया पढ़ के।
क्योंकि जब भी आप पूरा इक्वेशन लिखिएगा, समीकरण लिखिएगा, तो ये चीज़ लगते हैं। और ये चीज़ अगर याद कर लिए, मुश्किल से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तत्व लिखे हैं। 100 से ज़्यादा तत्व हैं, 150 तक के सर तत्व हैं। और 150 तत्वों में मात्र हमने आपको कितना याद करने के लिए कहा है, 18। अगर ये 18 तत्वों को याद कर लें, 18 तत्वों को बढ़िया से पढ़ लें, याद रखें कि इसका संकेत क्या था, इस पे प्लस होता है कि माइनस, इस पे कितना चार्ज, कितनी संयोजकताएं होती हैं, तो बाबू याद रखना पूरा आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। 10th का जो केमिस्ट्री आप पढ़ोगे कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावे ये जो 2-4 हमने आपको सूत्र लिखे हुए हैं, यौगिकों के अणुओं के नाम लिखे हैं, इसको भी अगर आप याद कर ले तो इजीली पढ़ सकते हैं। अब देखिए कैसे समीकरण लिखा जाता है, जरा ध्यान देखेंगे। अगर कोई पदार्थ A है, इसकी संयोजकता X है, और कोई पदार्थ B है, इसकी संयोजकता अगर Y है, तो इससे जो पदार्थ बनेगा मिल के AB, उसमें हम क्या करेंगे कि A के पास लिखेंगे Y और B के पास लिखेंगे X। माने A की संयोजकता, ये दोनों क्या हैं, ये संयोजकता है। ये क्या है बाबू, संयोजकता। अगर A की संयोजकता हम X है, B की संयोजकता Y है, अगर हमने इससे AB पदार्थ बनाना है तो A की संयोजकता B पे लिखेंगे और B की संयोजकता Y पे, A पे लिखेंगे। इस तरह से अगर ये कटने वाला हो तो कटा लेंगे, अगर बराबर हो तो नहीं लिखेंगे। और एक जिसकी संयोजकता होती है उसको भी नहीं लिखा जाता है। किसको किसको, कटेगा तो कटा लेंगे। टीम को नींद आ रही है क्या? कटने वाला होगा तो क्या करेंगे, कटा लेंगे। अगर दोनों बराबर हो तो उसको काट देंगे, एक होगा तो उसको नहीं लिखेंगे। अब आइए इस रूल पे हम एक लिख के आपको दिखाते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि लिखिए, एक पदार्थ का नाम देते हैं, आप इसका सूत्र तैयार कीजिए। आपको हमने दे दिया, छोटा सा लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो सबसे पहले बाबू यहां पे क्या लिखे हैं, मैग्नीशियम। क्या लिखे हैं, तो मैग्नीशियम इसमें कहीं है क्या, मैग्नीशियम यहां पे है, तो मैग्नीशियम के लिए हम संकेत क्या लिखेंगे, Mg। अब बाबू बगल में क्या जुड़ा है, क्लोराइड। क्या जुड़ा है बाबू यहां पे, क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिए सर क्या बताए हैं बाबू, तो क्लोराइड के लिए बताया है Cl लिखिए। क्या लिखिए, Cl। अब बाबू हमने कहा नीचे क्या लिखना है, संयोजकता। तो बाबू मैग्नीशियम की संयोजकता यहां पे 2 होता है और क्लोराइड की संयोजकता जो होता है वो बाबू 1 होता है। हमने कहा जब इसको मिलाएंगे आपस में तो इसकी संयोजकता X वाले को हमने लिखा है B पे और Y वाले को हमने लिखा है A पे, तो इसका उलट देंगे तो यानी 2 चला जाएगा इसके पास और 1 आ जाएगा इसके पास। हमने कहा था कि 1 नहीं लिखना है, तो ये फाइनली फॉर्मूला जो बनेगा MgCl2। अगर माइंड में बात याद है तो सीधी सी बात है कि मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है जो क्लोरीन पर लिखेंगे, और क्लोरीन का संयोजकता जो 1 होता है 1 नहीं लिखा जाता है, 1 मैग्नीशियम पर लिखेंगे। फिर से सुनिए, इसका उस पे लिखेंगे और उसका इस पे, तो ये माइंड में याद रहेगा कि संयोजकता कितना होता है, तभी लिख पाएंगे। जैसे एक चीज हम आपको और दे देते हैं, जैसे हमने लिखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम का क्या होता है, एल। ऑक्साइड का क्या सर बताए ना, ऑक्साइड के लिए ओ लिखेंगे। एल्युमिनियम का क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम का Al लिखेंगे। ऑक्साइड का हम क्या लिखेंगे बाबू, O लिखेंगे। अब हमने कहा कि उसकी संयोजकता इस पे और इसकी संयोजकता उस पे, तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होता है, ऑक्साइड की संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पे देखिए 2 होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है, 3। तो 2 को लिखेंगे इसके पास और 3 को लिखेंगे इसके पास। और चूंकि ये कटेगा नहीं, 2 और 3 कटता नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। इसी प्रकार से अगर आपको हम कह देते हैं कि अच्छा इसमें एक चीज़ और छूट गया है, इसमें एक चीज़ और लिख लेना चाहिए, मैं आपको अभी लिख दूंगा, उसको हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पे जगह है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड्रोक्साइड। इसको
OH कहते हैं। OH पे एगो माइनस होता है तो इसकी संयोजकता 1 हो गया। जैसे मैं आपको एक चीज़ और लिखने के लिए बोल देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन का बाबू क्या होता है जरा देखेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन का H, सल्फेट का SO4। अब सल्फेट का जो बाबू वो होता है 2, जो कि इस पे लिखेंगे, और हाइड्रोजन का जो होता है 1, जो कि उस पर नहीं लिखेंगे। 1 तो नहीं लिखा जाता है, तो सल्फेट वाला इस पर लिख दिया, उसका वाला उस पर नहीं लिखे। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा तैयार हो जाता है बाबू। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो चलिए बाबू, तो देख लिया हमने, देखा कि सूत्र कैसे लिखते हैं। तो बाबू अब आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए ना, ये वाला याद देख लीजिए। इसको फिर से एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको रख लीजिए, लेकिन ये याद होना चाहिए बाबू। अगर ये याद रहता है ना बाबू, तो एकदम बनाते हैं कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से इस केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो पूरे बढ़िया से इसको याद कर लिएगा। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, अब देखिए, अभी इसका यूज हम लोग करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा आपको लिखना है सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसका सूत्र लिखना है। तो सोडियम, यहां पे क्या लिखा है बाबू, सोडियम, तो इसके लिए हम लिख लेंगे Na। अब यहां पे है बाई कार्बोनेट, तो सर अभी बताए हैं सोडियम, यहां पे सोडियम का हमने Na लिख लिया। अब आइए बाई कार्बोनेट, तो बाई कार्बोनेट का होता है HCO3। बाइकार्बोनेट का क्या होता है, HCO3। अब संयोजकता देखेंगे तो इसका भी 1 होता है, अलग बता रहे हैं, और इसका भी 1 होता है। ये टोटल का 1 होता है, तो 1 इक्वल है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का। और जैसे हमको लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है बाबू सूत्र। तो कैल्शियम का होता है आपको अभी Ca, देख लीजिए यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। कैल्शियम का Ca संयोजकता कितना होता है, 2। तो ये हो गया कैल्शियम का Ca, इसकी वैलेंसी 2 होती है। हाइड्रोक्साइड का देख लीजिए यहां पे, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH, वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड OH। अब इसका जो होता है 1 होता है, इसका जो होता है वो 2 होता है। तो इसका वाला इस पे लिखेंगे और इसका वाला इस पे। तो इसका वाला 1 इस पे नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका वाला 2 इस टोटल पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से आप सूत्र लिख सकते हैं। अब आइए हम एक समीकरण देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे, जरा बताएंगे। जैसे हमने एक आपको समीकरण दे दिया यहाँ पे, जैसे हमने लिख दिया सोडियम प्लस हाइड्रोजन सल्फेट एरोहेड सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आएंगे जरा देखेंगे। तो यहां पे सोडियम का क्या हो गया बाबू, Na। हाइड्रोजन सल्फेट का आपको क्या बताए हैं, H2। हाइड्रोजन का क्या हो गया, जरा देखेंगे यहां पे। हाइड्रोजन का H होता है, सल्फेट का SO4 होता है। इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका टोटल का 2 होता है जो इस पे लिखेंगे, इसका 1 होता है जो इस पे नहीं लिखेंगे। अब आइए सोडियम सल्फेट, क्या लिखना है, सोडियम सल्फेट। तो बाबू सोडियम का क्या होता है Na, सल्फेट का क्या होता है SO4। अब देखेंगे इसकी संयोजकता जो होती है 1 होती है जो इस पे नहीं लिखेंगे, लेकिन सल्फेट का जो होता है वो कितना होता है 2 की इस पे लिखेंगे। आप पीछे आगे देख सकते हैं। सोडियम की संयोजकता कितनी है बाबू, यहाँ पे 1 है, और सल्फेट की संयोजकता कितनी है बाबू 2 है। सल्फेट की संयोजकता कितनी है 2 है। तो आपने यहाँ देखा कि इसकी संयोजकता 2 है जो कि इस पे लिखेंगे, इसकी संयोजकता 1 है जो कि इस पर नहीं लिखेंगे। अब है हाइड्रोजन गैस का क्या होता है H2। इस प्रकार ये समीकरण क्या हो गया आपका, तैयार हो गया।
तो इस समीकरण को लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए बाबू? तो इस समीकरण को लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए प्रदीप सर का बताया हुआ ये वाला चार्ट पूरा बढ़िया से याद होना चाहिए, परफेक्टली याद होना चाहिए। अगर ये वाला चार्ट क्लियर है कि किसी तत्व का नाम क्या होता है, उस तत्व का संकेत क्या होता है, उसकी संयोजकता क्या होती है, तब जाके ये आपको इजीली लिख पाएंगे। तो आपको ये क्लास दे रहे हैं ताकि इसको आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद से आपको नेक्स्ट क्लास अगले सेशन में केमिस्ट्री का देंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने से क्या लाभ है, रासायनिक समीकरण लिखने के क्या फायदे हैं, रासायनिक समीकरण के लिखने के क्या नियम है। पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।